जय गुरु जी संगत जी, सबको जी आया नू। नमस्ते गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी ए घड़ी बख्शन दा, सत्संग सुनान दा, सत्संग करने दा शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी कि हम सब आपका सत्संग इस घड़ी सुन सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। मेरे परम पिता परमात्मा कर सब दुखां दा खात्मा। मेरे परम पिता परमात्मा कर सब दुखां दा खात्मा। हर पासे सुख दी आस करां, हथ जोड़ के मैं अरदास करां। हर पासे सुख दी आस करां, हथ जोड़ के मैं अरदास करां। मेरे परम पिता परमात्मा कर सब दुखां दा खात्मा। जय गुरु जी संगत जी। अब हम आरती करेंगे और फिर हम आज के गेस्ट हमारे रजीत मारवा अंकल हैं, हम उनको इनवाइट करेंगे जो जन्नत द्वार से हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले हम आरती कर लेते हैं। निमेश अंकल प्लीज प्ले द आरती। ब्रह्मा विष्णु
जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना लख लख शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टी लिंक प्लेटफॉर्म से सब सेवादारों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है सबका। आज सुरेश अंकल हमारे साथ कुछ बात करना चाहेंगे। सुरेश अंकल, ओवर टू यू। अंकल, हाँ। जय गुरु जी, साथ संगत जी, जय गुरु जी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि गुरु परिवार में सब तरफ खुशहाली हो, सबको गुरु जी महाराज ठीक ठाक रखें, और जो ये अभी संकट का दौर चल रहा है इसको उबारें। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जन्नत द्वार पेज है, जन्नत द्वार गुरु परिवार की बहुत अच्छी सेवा कर रहा है। कनिका बेटा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जन्नत द्वार के बारे में कुछ बताएं गुरु परिवार को। कनिका आंटी, I'm sorry, I was mute. I'm sorry. संगत जी, आज मैं जन्नत द्वार के बारे में आपको बताना चाहूंगी। व्हाट द ब्लेस्ड वर्क दे आर डूइंग, कितनी अच्छी सेवा वो लोग कर रहे हैं। जन्नत द्वार started Facebook page in 2020 during lockdown when people were suffering badly and they all needed some kind of blessings. Jannat Dwar goes live 4 times in a day with Sri Sukhmani Sahib Ji Path at Amrit Vela at 2:55 a.m. दुख भजनी साहिब जी, जपजी साहिब जी, चौपाई साहब जी, आनंद साहिब जी पाठ at दोपहर वेला at 12:40 p.m. गुरुजी सत्संग and सरब रोग का अखंड नाम at संध्या वेला 4 p.m. गुरुजी मंत्र जाप, वाहेगुरु सिमरन and कीर्तन सोहेला पाठ at 10 p.m. daily at Jannat Dwar Facebook page. We are really blessed to be a part of it. जय गुरु जी। थैंक यू सो मच जन्नत द्वार के सभी सेवादारों को कि जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जिस टाइम मतलब सब इतना, आज भी वही टाइम चल रहा है जब इतना सब परेशान है, वो जो आपके उसमें चल रहा है। आई एम अ बिगेस्ट फैन, मैंने सुखमनी साहब वहीं से पढ़ना और सीखा, तो आई एम सो ब्लेस्ड कि आपने इतनी अच्छी सेवा करी है। अब मैं रजीत मारवा अंकल जी को इनवाइट करना चाहूंगी। अंकल प्लीज आइए और अपना सत्संग शेयर करिए। गुरु मालिक आपको और शक्ति दे ये सेवा करने की। जय गुरु जी। कनिका आंटी, हाँ जी जी, अभी एक वो अंकल के लिए एक वो हाँ जी अंकल, रंजीत अंकल, रजीत मारवा अंकल, हम लोग एक बहुत छोटी सी भेंट है हमारी तरफ से। हम लोगों ने एक वीडियो तैयार करी है आपके जो सब सेवादारों के लिए है, हम वो दिखाना चाहेंगे। सुनिमेश अंकल, ओवर टू यू। जी जी। चल भगता चल चलिए, गुरु जी दे दर ते चल चलिए। चल भगता गुरु जी दे दर ते चल, डुगरी चल तू, बड़े मंदिर चल तू, सानू भी अपने हुण साडा बेड़ा, हुण रहमत दा तू, हुण भव सागर तो पार लगा। वारी 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 गुरु जी नाम तेरे दी सबनू चढ़ी खुमारी। नाम तेरे दी सबनू चढ़ी खुमारी, गुरु जी नाम तेरे दी सबनू चढ़ी खुमारी। सुख वेले शुकराना, दुख वेले अरदास, हर वेले सिमरन करिए, तारिए गुरु के पास। हर वेले
सिमरन करिए तारिए गुरु के पास। सरबत दा भला कोई आवे ना भला बस एही अरदास करां, एही अरदास करां। कोई लभदा नी हल याद करा हर पल दा ता आण के तू सब नू बचा। सरबत दा भला कोई आवे ना भला बस एही अरदास करां। सरबत दा भला कोई आवे ना भला बस एही अरदास करां। लब्बे ना दवाई असी कर दे दुआवां हथ जोड़ के। तेरे हाँ जी बच्चे दाता गलतियां माफ करी खुशियां ले आदे छेती मोड़ के, खुशियां ले आदे छेती मोड़ के। कोई लब्बे ना दवाई असी कर दे दुआवां हथ जोड़ के। तेरे हाँ जी बच्चे दाता गलतियां माफ करी खुशियां ले आदे छेती मोड़ के। साडा चलदा नी जोर ना सहारा कोई होर, चलदा ना जोर ना सहारा कोई होर। हुण मुक्कणों बचा लै दाता सा। सरबत दा भला कोई आवे ना भला बस एही अरदास करां। सरबत दा भला कोई आवे ना भला बस एही अरदास करां। अरदास किसे नू ए दुख मारे किसे नू ए भुख मारे रोंदा अज सारा संसार जी। हथ दे के तू बचा ला सानू चरना ना लाला लाला चरना ना बख्शण हार जी, चरना ना बख्शण हार जी। किसे नू ए दुख मारे किसे नू ए भुख मारे रोंदा अज सारा संसार जी। हथ दे के तू बचा ला सानू चरना ना लाला लाला चरना ना बख्शण हार जी। हर जान नू बचा ए जहान नू बचा, जान नू बचा ए जहान नू बचा। बस जप दे ही रहिए तेरा नाम। सरबत दा भला कोई आवे ना भला बस एही अरदास करां। सरबत दा भला कोई आवे ना भला बस एही अरदास करां। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी सब दा भला करिए, सब दा भला करिए। ओवर टू यू मारवा अंकल, योर वेलकम टू आवर ग्रुप। प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी आंटी। ओवर टू यू अंकल। ओके आंटी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मेरी आवाज ठीक आ रही है आप सबको? हाँ जी अंकल, यू आर ऑडिबल। ओके आंटी। सबसे पहले सुरेश अंकल का मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे मल्टीलिंगुअल पेज पे ये मौका दिया अपना सत्संग शेयर करने का। आई एम सीरियसली वेरी थैंकफुल टू हिम। ही इज डूइंग सच अ लवली सेवा। ही इज शेयरिंग गुरुजी's biography in many languages and that's really a great job he's doing. Thank you Suresh uncle. Thank you multilingual page. So let me start with my section now. तो संगत जी मैं गुरु जी से लिंक्ड हुआ 2014 में। वो भी ऐसे हुआ कि मेरी एकदम से तबीयत खराब हुई और मेरे को जॉन्डिस हुआ था। ड्यूरिंग जॉन्डिस टाइम उस टाइम पे मेरे को प्रॉब्लम शुरू हो गई। मेरे को पाइल्स की प्रॉब्लम हुई। अब वो पाइल्स की प्रॉब्लम मैंने किसी को बताई नहीं, घर में किसी से मैंने डिस्कस नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि क्या किसी को बताऊं तो थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी, थोड़ी शर्म सी आ रही थी कि नहीं बताना। आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहने लग गई और अल्टीमेटली फिर मेरे को ब्रदर को बताना पड़ा। मैंने कहा ऐसे बहुत पेन होता है, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो
उसने कहा कोई बात नहीं, हम डॉक्टर को कंसल्ट कर लेते हैं। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए, कंसल्ट किया उन्होंने जब चेक किया तो उन्होंने कहा तो बहुत बुरी हालत है, बहुत एक्सट्रीम स्टेज पहुंच गया है। पहले हॉर्स शूज बनते हैं, फिर फिशर्स बनते हैं। कहते हैं ये फिशर्स बन चुके हैं, इसका तो ऑपरेट ही करना पड़ेगा और कोई इसका इलाज नहीं है। तो जब उन्होंने टेस्ट वगैरह किया तो टेस्ट में उन्होंने ये देखा कि मेरे को जॉन्डिस है। तो उन्होंने कहा जब तक जॉन्डिस आपका कंट्रोल में नहीं होगा तब तक तो इट्स नॉट पॉसिबल टू ऑपरेट। और दे इवन टोल्ड मी कि जो आपका ब्लड है वो बहुत ज़्यादा थिन है, तो ब्लड लॉस भी बहुत हो सकता है। तो पहले आप जॉन्डिस ठीक करो, उसके बाद हम कुछ सोचेंगे। अब हम उस टाइम घर आ गए कि जब तक जॉन्डिस नहीं कंट्रोल में होता तो तब तक तो कुछ हो नहीं सकता। काफ़ी टाइम हो गया, जॉन्डिस मेरा ठीक नहीं हो रहा था, बहुत टाइम तक लगे रहे। और उस टाइम पे जैसे अड़ोसी पड़ोसी रिलेटिव्स सब लोग आते हैं, तो सब ने बोला कि कोई कहता था किसी पानी में हाथ डालो तो नेल्स येलो हो जाते हैं, उससे जॉन्डिस निकल जाता है। कोई कहता था कोई पान का पत्ता उसमें चूना लगा के कुछ खाओ तो जॉन्डिस निकल जाता है। किसी ने कहा कोई सुरमे वाले बाबा हैं उनके पास जाओ, शफा है, निकल जाता है। किसी ने धागा पहना दिया नॉट्स वाला, अपने आप लंबा हो जाएगा और जॉन्डिस निकल जाएगा। सब किया, सब करके देख लिया कि कहीं पे तो कुछ तो फर्क पड़ेगा, लेकिन कहीं फर्क पड़ा नहीं उन सब चीज़ों से। तो अल्टीमेटली मैं बहुत उदास बैठा हुआ था घर पे। तो मेरी बुआ हैं, यहाँ दिल्ली में ही रहती हैं, वो आई घर पे। तो उन्होंने कहा मेरी वाइफ को कि तुम गुरुजी के मंदिर जाओ, वहाँ से लोटा ब्लेस करवाओ और इसके लिए प्रसाद लेके आओ। मैं नहीं मानता था उस टाइम तक, क्योंकि मुझे नहीं पता था गुरुजी कौन है या क्या ब्लेसिंग्स है वहाँ पे या क्या पावर्स हैं उस जगह की, मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन मेरी वाइफ और मेरी मदर ये एक दो बार होके आई थी पहले। इन्होंने कहा कोई बात नहीं दीदी, हम चले जाते हैं, हम ले आते हैं वहाँ से। अब ये मेरी वाइफ और मेरी मदर गए, ये जाके वहाँ से रात को वापस आए और आके मेरे लिए प्रसाद लेके आते हैं, फॉइल के अंदर परौंठी प्रसाद और हलवा प्रसाद। मैंने कहा मैं नहीं खा रहा, मुझे तो डॉक्टर्स ने मना किया है कि फ्राइड नहीं खाना और ऑयली नहीं खाना, और तुम हलवा खिला रहे हो, परौंठी खिला रहे हो, मेरे को जॉन्डिस है, मैं नहीं खाऊंगा। तो मेरी वाइफ ने कहा यार गुरुजी का नाम लो और खा लो, कुछ नहीं होता। मैं ठीक है, मैं तुम्हारे रिस्क पे खा लेता हूँ। मैंने कहा बाकी मुझे इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं है, लेकिन मैंने खा लिया। अब संगत जी, जो जॉन्डिस मेरा इतने टाइम से, मेरे ख्याल से 3-4 महीने तक जो कंट्रोल में नहीं आया था, वो मैं रात को रोटी प्रसाद खाता हूँ, हलवा प्रसाद खाता हूँ, और सुबह मैंने टेस्ट कराया तो मेरा जॉन्डिस कंट्रोल में। मैं तो शॉक्ड हो गया। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है यार, इतने टाइम से जो कंट्रोल में नहीं आया वो एक रोटी प्रसाद और हलवा प्रसाद खाने से कंट्रोल में आ गया। तो थोड़ा सा मन में वो चीज़ आई कि नहीं, इस जगह में कुछ तो पावर्स हैं, कुछ है जो कि ऐसे जॉन्डिस मेरा एकदम से ठीक हो गया। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को हमने जाके रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई तो उन्होंने कहा ठीक है अब हम ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन तब भी उन्होंने ये बात बोली कि ऑपरेट तो हम कर लेंगे, लेकिन ब्लड लॉस आपका ब्लड लॉस काफ़ी हो सकता है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अब ब्लड लॉस तो देखी जाएगी, क्योंकि जितना पेन होता था ना वो अनबेरेबल पेन था। बिल्कुल मतलब ऐसे बेड के ऊपर तड़पता था मैं, कुछ खाता नहीं था। मेरे को ये होता था कि नहीं, मुझे ना कुछ खाने को भी मत दो, कि ना ही मैं खाऊंगा ना ही मैं वॉशरूम जाऊंगा, इतनी पेन थी। इंजेक्शंस लगते थे, एनेस्थीसियाज लगते थे, पेन किलर्स इतनी खाई, लेकिन वो टेम्पररी रिलीफ, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे, उसके बाद फिर वही चीज़। तो इतनी पेन में था कि बिल्कुल ना बैठा जाता था ना लेटा जाता था। मैंने कहा डॉक्टर साहब कर दो यार, मैंने कहा इस पेन के साथ तो नहीं रहा जाता, कोई बात नहीं, ब्लड लॉस होगा देखी जाएगी, आप कर दो। तो मैं एडमिट हुआ, उन्होंने मेरे को सर्जरी उन्होंने जब करी तो सर्जरी ठीक से हो गई। तो उन्होंने लेकिन बाद में ये बोला कि आपका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, तो उसको टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो ब्लड लॉस आपको थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा कि कैसे उसको आपने ब्लड को बढ़ाना है। तो संगत जी, मेरे को उस टाइम पे हॉस्पिटल में फिर ब्लड चढ़ा, काफ़ी बॉटल्स ब्लड की चढ़ी मेरे को। और
आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ब्लड चढ़ता रहा वैसे वैसे मैं थोड़ा सा ठीक फील करने लग गया। फिर उन्होंने जब देखा, उन्होंने कहा अब थोड़ा इनकी पोजीशन स्टेबल है, अब आप इन्हें डिस्चार्ज करवा सकते हो। तो मैं वहाँ से डिस्चार्ज होकर अभी घर आया हूँ, और घर आके मैं बैठा हुआ था, तो जैसे मदर से बात कर रहा था मैं रूम में बैठ के, तो मैंने सर्वेंट को बोला, मैंने कहा यार हॉस्पिटल में तो कुछ खाने को मिलता नहीं है, तो तू एक काम कर, मेरे लिए ना, मेरे को खाली चाय बना दे, साथ में बटर टोस्ट दे दे, मैं वो खा लेता हूँ। तो मैं मम्मी से बात कर रहा हूँ और वो सर्वेंट मेरे लिए चाय और बटर टोस्ट लेके आया है, और विद इन हाफ एन आवर ही ये सब चीज़ें हो गई कि मेरे को एकदम से फिट आया, ब्लड की वॉमिटिंग आई, मेरा मुंह टेढ़ा हो गया, सिर पीछे की तरफ चला गया, और मेरी मम्मी एकदम से तेज तेज कमरे में चीखने लग गई। मेरी वाइफ को बुलाया उन्होंने। मेरी वाइफ आई, वो भी देख के एकदम से परेशान हो गई कि ये क्या हुआ। उसने शोर मचाया पूरी बिल्डिंग में, सब लोग इकट्ठे हो गए, इन्होंने मेरे को उठाया। तो मेरे ब्रदर भी उस टाइम पे घर पे नहीं थे, तो इन्होंने उनको कॉल करी, तो उन्होंने कहा आप एक काम करो, इसको प्लीज़ हॉस्पिटल लेके आओ, मैं वहीं पे हॉस्पिटल में इसको मिलता हूँ। तो हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे हैं। तो हॉस्पिटल पहुँचने के बाद में मुझे इतना पता है कि मैं जैसे लेटा हुआ था वहाँ इमरजेंसी में, और डॉक्टर मेरे पास आए, और डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये ब्लड कैसे आया आपके फेस पे। मैंने कहा मेरे फेस पे तो कोई ब्लड नहीं है। उन्होंने कहा आपके फेस पे ब्लड नहीं है? मैं कहा नहीं। कहते आपको ब्लड की वॉमिटिंग आई थी? मैं कहा नहीं, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था ना, मुझे तो बाद में ये सब बातें पता लगी कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो वो कहते चलो कोई बात नहीं, कहते आप एक काम करो, अपना हाथ मुझे ना हाथ उठा के दिखाओ। तो मेरे से ना मेरा हाथ उठ नहीं रहा था। मुझे कहते क्या हुआ? मैंने कहा हाथ ना उठ नहीं रहा, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ऊपर नहीं हो रहा। कहते कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाओ। उतने में एकदम से मेरे को दोबारा फिट आया और मैं कोमा में चला गया। डॉक्टर्स ने बोला, कहते जब तक ये कोमा से बाहर नहीं आते हम इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते, हमें वेट करनी पड़ेगी। लेकिन गुरुजी की कृपा थी कि 2 या 3 घंटे के अंदर ही मैं वापस होश में आ गया, गॉट माय कॉन्शियसनेस बैक। और तब उन्होंने दोबारा से जब ट्रीटमेंट शुरू किया तो मेरे को उन्होंने एडमिट किया, तो सारे टेस्ट वगैरह शुरू किए, ब्लड टेस्ट, हर एक टेस्ट, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ किया उन्होंने। तो करने के बाद में सब चीज़ें जब हो गई तो उन्होंने कहा ऐसे इसका जो ब्लड था वो काफ़ी कम हो गया था, जिस वजह से इसको एकदम से फिट आया है, और लिवर की पोजीशन भी काफ़ी वीक है। उन्होंने मेरे को फिर उस टाइम पे दोबारा से और ब्लड वगैरह चढ़ाया, और जैसे जैसे वो मुझे ब्लड चढ़ाते रहे मेरे को होश वापस आने लग गया। अब आहिस्ता आहिस्ता जब मेरे को होश आने लग गया तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि लास्ट इनका सीटी स्कैन हमें करना है, उसके बाद हम इनको नेक्स्ट डे डिस्चार्ज दे देंगे। तो रात को मेरा उन्होंने सीटी स्कैन किया। जब सीटी स्कैन हुआ तो उसके बाद नेक्स्ट डे रिपोर्ट्स आनी थी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग डॉक्टर ने डिस्चार्ज लिख दिया। अब हम सब लोग अपना सामान वगैरह पैक कर रहे थे, मैंने भी चेंज किए कपड़े वगैरह। मैंने कहा यार शुक्र है घर जाऊंगा। तो मेरे ब्रदर बिलिंग के लिए नीचे गए हुए थे, तो मैं रूम के बाहर खड़ा हुआ था। तो वहाँ पे मैंने जूनियर डॉक्टर को, नर्स से बात करते हुए सुना कि इनको डिस्चार्ज मत दो, किसी तरह से रोक दो। तो मैंने फटाफट से ब्रदर को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई फटाफट से आ। मैंने कहा ये लोग तो ऐसी बात कर रहे हैं कि इसको डिस्चार्ज नहीं देना, और कह रहे हैं कि इसको अभी एडमिट रहने दो। मैं मुझे नहीं पता, मुझे तो घर जाना है। कहता तू टेंशन मत ले, मैं आ रहा हूँ। मेरे ब्रदर आए, उन्होंने मुझे कहा, कहते कोई बात नहीं तू चल, मैं देख लूँगा बाद में। तो वो डॉक्टर के पास गए, इन्होंने बात वगैरह करी उससे, और आके मुझे कहते चल कोई बात नहीं, चल घर चल। अब हम लोग कार में थे, तो मैंने ब्रदर पूछा, मैंने कहा क्या कहता क्या डॉक्टर? कहता कुछ नहीं। तो कुछ तो कहा होगा यार। मैंने कहा ऐसे थोड़ी ना, जब अगर कोई बात हुई है, अगर उन्होंने ऐसे कहा कि इसको रोक लो, तो कुछ तो उनके माइंड में होगा, तो उन्होंने कहा ना इसको रोक लो, नहीं तो वो लोग क्यों कहेंगे इसको रोक लो। तो मेरे को ना ये छुपा रहे थे मेरे से, मेरे को बता नहीं रहे थे। मैंने जब बहुत ज़्यादा कंपेल किया, बहुत ज़्यादा पूछा ब्रदर से, तो मुझे कहता कि यार कुछ नहीं, तेरे लिवर के ऊपर ना उनको कुछ नज़र आया है सीटी स्कैन में, वो कुछ भी हो सकता है यार। कहता अभी वो उस पर देख रहे हैं कि क्या है, शाम तक डॉक्टर्स बताएंगे कि क्या चीज़ है, कुछ उनको नज़र आया है।
मैंने भी इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद में शाम को ब्रदर आते हैं तो उन्होंने बताया कि ऐसे लिवर के ऊपर जो है ट्यूमर डिटेक्ट हुआ है, और ट्यूमर भी जो था वो कैंसरस था, कैंसरस भी था और बहुत ज़्यादा स्वेल्ड था। तो मैंने कहा अब क्या करना है? कहता डॉक्टर्स कह रहे हैं कि दोबारा एडमिट कराओ और इनका लिवर ट्रांसप्लांट कराओ। मैंने कहा और कोई ऑप्शन नहीं है? कहते नहीं। बहुत परेशान हो गया मैं भी कि ये क्या हो गया मेरे साथ। कहते डॉक्टर्स ने इतना बोला है कि 5 या 6 दिन का ही टाइम है आपके पास, उसमें आपने जो भी करना है आप डिसाइड करो, हमें बहुत जल्दी इसका ऑपरेट करना पड़ेगा। तो मैंने ब्रदर को बोला, मैंने कहा यार देख अगर करवाना ही है, ऑपरेट कराना ही है कुछ, तो हम लोग मेदांता से कराएंगे। तो ये कहता कोई बात नहीं, मेदांता चल लेंगे। कहता पहले मैं फाइल लेके डॉक्टर्स के पास जाता हूँ, उनसे डिस्कस करता हूँ कि क्या है कैसे करना चाहिए, उसके बाद ही हम कुछ डिसीजन लेंगे। तो मेरे ख्याल से इन्होंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा होगा दिल्ली का, कोई गेस्ट्रो नहीं छोड़ा होगा जिसके पास मेरी फाइल नहीं लेके गए ये। और हर किसी का एक ही जवाब था रिपोर्ट्स देख के कि लिवर ट्रांसप्लांट इज द ओनली ऑप्शन यू आर लेफ्ट विद। तो ब्रदर ने कहा कि यार सब डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो किसी ने बताया कि ऐसे एक डॉक्टर है मेदांता के, बहुत सीनियर डॉक्टर है, बहुत सीनियर गेस्ट्रो हैं, आप उनके पास जाओ, एक बार उनको डिस्कस करो उनसे, तो वो आपको सही गाइड करेंगे। तो ब्रदर उनके पास गए, उन्होंने फाइल वगैरह देखी, तो उन्होंने कहा भाई देखो फाइल के हिसाब से तो उसको ट्यूमर है लिवर के ऊपर, कैंसरस है, बहुत डेंजरस है, और लिवर ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन है। तो कहते हैं हाँ हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि आप कल मॉर्निंग में इनको एडमिट कराओ मेदांता में, और मतलब आप जब तक आप डोनर अरेंज करोगे, इन द मीनवाइल हम लोग कोशिश करते हैं कि इसका ट्यूमर बर्न करें। तो जितना वो हम कर पाएंगे हम उतना करेंगे, उससे आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा जिससे कि आप कोई डोनर अरेंज कर लो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है डॉक्टर साहब, हम कल सुबह आते हैं। तो अब जब मैं घर था तो कोई ऑप्शन नहीं थी, कोई ऑप्शन नहीं बची थी, सब डॉक्टर्स के आए थे, हॉस्पिटल्स के धक्के खा लिए थे, सब कुछ कर लिया था। लेकिन फिर वो मन के अंदर एक वो चीज़ थी कि गुरु जी के यहाँ कुछ है, वहाँ कुछ पावर्स थी। उन्होंने मेरा जब जॉन्डिस ठीक कर दिया तो वो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ज़रूर मिरेकल दिखाएंगे। तो मैंने वाइफ को बोला, मैंने कहा मेरे को गुरु जी के मंदिर ले चलो। मेरी वाइफ ने कहा आपको क्या हो गया, आपने वहाँ जाना है? मैंने कहा एक वही ऑप्शन मुझे नज़र आ रही है लास्ट, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं, और कल तो एडमिट होना ही है, तो उससे पहले एक बार ही चलते हैं, मत्था वत्था टेक आएंगे यार। तो इससे मेरी वाइफ ने कहा कि आप ड्राइव तो कर नहीं सकते हो, कैसे जाओगे? मैं कैब मंगा लो यार, कैब में चल लेंगे। तो कैब संगत जी हमने कैब मंगवाई, कैब में बैठे और हम लोग गुरु जी के आश्रम गए। अब वहाँ जाके मेरे को तो यही था कि मैं फर्स्ट टाइम गया था, उससे पहले मैं गया नहीं था, तो मेरे को ये था कि नॉर्मल मंदिर की तरह होगा, जैसे लोग आते हैं, भीड़ भड़का होगा, धक्का मुक्की होगी, दर्शन करो, प्रसाद लो और चलो। लेकिन जब मैं वहाँ पहुंचा तो मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं, इतना सिस्टमेटिकली सब चीज़ें चल रही थी। तो मैंने वाइफ को मैंने कहा यार ये मंदिर है? मेरी वाइफ ने कहा हाँ मंदिर है। यार इतना सिस्टमेटिकली सब चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे? कहती हैं ऐसे ही होता है। तो हम लोग अंदर गए, अंदर जाके जिस टाइम पे मेन हॉल में गए जहाँ गुरु जी की गद्दी लगी हुई है, वहाँ मेरी वाइफ ने रिपोर्ट्स रख दी, और मेरी वाइफ ने कहा कि गुरु जी ये रिपोर्ट्स ब्लेस कर दो, बहुत कुछ सुना है आपके बारे में कि आप लोगों की रिपोर्ट्स चेंज कर देते हो, रातों रात रिपोर्ट्स बदल देते हो। अगर आपने मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट्स बदल दी तो मैं ज़िंदगी भर आपकी सेवा करूंगी। उतने में सेवादार ने बोला कि आंटी आप आगे जाइए लाइन में, रिपोर्ट्स आपकी ब्लेस होती हैं, मैं आपको दे देता हूँ। उतने में उन्होंने आके रिपोर्ट्स दे दी। अब रिपोर्ट्स ली इन्होंने, अब तो हम जाके चेयर पे बैठ गए, क्योंकि जो पेशेंट्स हैं उनको सबके साथ बैठ के तो अलाउड है नहीं कि वो लंगर करें, तो अलग अलग चेयर पे बैठना पड़ता है। तो मेरी मम्मी, मैं और वाइफ हम चेयर पे बैठ गए। तो मैंने वाइफ को बोला, मैंने कहा यार मैं वॉशरूम होके आता हूँ।
मैंने कहा ठीक है हो। मुझे नहीं पता था कि सिस्टम क्या है, जाते हैं तो फिर उसी वापस नहीं आ सकते सेम वे में वैसे। लेकिन मैं वॉशरूम गया, वॉशरूम होके मैं जब वापस आ रहा था तो मेरे को एक सेवादार ने रोका, मतलब वेल बिल्ड टॉल। मुझे कहता कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा अंकल मैं एक्चुअली वहाँ चेयर पे बैठा हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा आप चेयर पे क्यों बैठे हो? मैंने कहा अंकल मैं ना पेशेंट हूँ और ऐसे मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे लिवर पे ट्यूमर है और कल मैंने हॉस्पिटल में एडमिट होना है, इसीलिए मैं वहाँ बैठा हूँ। उन्होंने कहा, कहते बेटा इतनी बड़ी जगह पे आके ना इन्नियां छोटियां छोटियां गल्लां नहीं करी दियां। अज तो बाद तू जदों भी आएगा ना तू थल्ले 4 लोकां नाल बैठ के फिर लंगर करी। सुन के बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा किसी को ना किसी की प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं होता। मैंने कहा मुझे कल का नहीं पता मैं हूँ नहीं हूँ, कल मेरे साथ क्या होना है। और ये मुझे कह रहे हैं अब से जब भी आएगा नीचे बैठ के लंगर करना। हाँ, आऊंगा क्या? मैंने कहा मुझे तो नहीं लगता कि दोबारा मैं आ भी पाऊंगा। तो उतने में मैं जब वापस जाने लगा तो सामने से मेरी वाइफ आ रही थी, मुझे कहती कहाँ रह गए थे? मैंने कहा आ ही रहा था, एक अंकल मिल गए थे यहाँ पे तो ऐसे मेरे को कह रहे थे, तो वही बात कर रहे थे मेरे से। कहती कौन थे? तो आई जस्ट टर्न्ड अराउंड एंड आई सेड यहाँ पे थे। मेरी वाइफ ने कहा कहाँ? अभी तो यहीं खड़े थे। तो वहाँ पे एक सेवादार अंकल खड़े थे। मैंने कहा अंकल एक अभी यहाँ पे अंकल खड़े थे जिनसे मैं बात कर रहा था, वो कहाँ पे हैं? मैंने कहा वो सेवादार ही थे आपके मंदिर के। कहते हैं अंकल यहाँ पे तो 2 ही सेवादार होते हैं इस पॉइंट पे, 6 बजे से लेके 10 बजे तक। ये वाली लाइन कहते हैं मैं मैनेज करता हूँ, सामने वाली लाइन वो अंकल मैनेज करते हैं, तो आप देख लो आपकी उनसे बात हुई होगी। मैंने कहा नहीं वो भी नहीं थे। मैंने कहा चल यार, मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है। मैं तब ना मेरे नहीं वो कनेक्ट करवाया कि मतलब मेरे साथ क्या हुआ, कौन आया था, कौन थे वो जो मेरे से बात कर गए या मुझे ब्लेस कर गए ऐसे आके। तो हम लोग गए और जाके चेयर पे बैठ गए। लंगर आया, लंगर करने के लिए जब थाली आई तो मेरे से कुछ खाया नहीं जाता था। मेरे को इतनी मिर्ची लगती थी, इतनी मिर्ची लगती थी कि अगर एक बॉइल्ड खाना भी है ना उसमें अगर नमक भी है तो वो भी मेरे टंग पे लगता था। तो अब जब लंगर आया मैंने एक बाइट ली। मैंने वाइफू का मैंने कहा मैं नहीं खा सकता। मैंने कहा तू मिर्ची देख रही है कितनी है इसके अंदर? मैंने कहा मेरे से नहीं खाया जाएगा। तो मेरी वाइफ ने कहा ये तो खाना पड़ेगा, ये तो प्रसाद है। मैंने कहा यार खाया ही नहीं जाएगा, कैसे खाऊं? कहती जैसे भी खाओ, ये तो खाना है। मैंने कहा, अच्छा। मैंने फिर हिम्मत करके एक बाइट ली तो देखा, मेरी वाइफ मुझे कहती है चटनी भी लो साथ में और ये पूरा खत्म करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है इसके अंदर। अब चटनी तो आपको सबको पता ही होगा कि मंदिर की चटनी क्या होती है। मैंने जैसे ही थोड़ी सी चटनी खाई मैंने कहा ओ ना, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं खा सकता। कहती ये तो मेन दवाई है चटनी, तो ये तो खानी है। मैं यार कमाल होगी। मैंने कहा एक दवाई है एक मेन दवाई है, मैंने कहा मैं दोनों चीज़ों में मिर्ची इतनी है मैं कैसे खाऊंगा यार? कहती जो भी करो ये तो खाओ। चल देखता हूँ कोई बात नहीं। मैंने क्या किया, मैंने चटनी प्रसाद को हलवे के अंदर मिक्स कर दिया और किसी तरह से रोटी और सब्जी प्रसाद के साथ लगा के खा ली फटाफट से। और मैंने कहा अब ना मैं हलवा खा लूंगा। मैंने कहा चटनी इसके अंदर मिक्स है, मेन तो खाने की बात है ना खाने से मतलब है ना जैसे मर्जी खाऊं। मैंने चटनी प्रसाद जो हलवे में मिक्स किया होता वो वैसे ही खा लिया। वो खाया, हम लोग वहां से निकले तो मैं फिर वो इस सेवादार अंकल को ढूंढता हुआ जा रहा था। मैंने कहा यहाँ खड़े थे, कहाँ चले गए? तो बाद में जब मैंने सब चीज़ें हुई तो जब बहुत बाद में मैंने रिकॉल किया तो तब मुझे समझ में आया कि उस दिन जो मंदिर में सेवादार अंकल थे वो सेवादार अंकल नहीं थे, वो गुरुजी खुद ही आए थे मुझे ब्लेस करने के लिए। और उन्होंने खुद आके मेरे को बोला कि तू आज के बाद दोबारा भी आएगा मंदिर और तू नीचे बैठेगा, 4 लोगों के बीच में बैठेगा और वहां तू लंगर करेगा। तो लेकिन तब तक मुझे नहीं समझ आ रही थी। हम लोग वहां से निकले और नेक्स्ट डे मैं मेदांता में एडमिट हुआ। मेदांता में सब चीज़ें ना बड़ी सिस्टमेटिकली चलती हैं वहाँ पे। मेरे टेस्ट रेगुलर शुरू हुए, एक एक करके सब टेस्ट होने लग गए। तो अल्ट्रासाउंड होना था, मुझे ध्यान है शाम को मेरा नंबर आया अल्ट्रासाउंड का। तो जो अल्ट्रासाउंड कर रहा था डॉक्टर उसने एक बार ही तो अल्ट्रासाउंड किया।
फिर उसने दोबारा अल्ट्रासाउंड किया और बहुत तेज तेज ना वो रोलर को प्रेस करके किया उसने। तो मैंने उसको पूछा, मैं डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो? कहता आपका नाम क्या है? मैंने कहा रजत। कहते आप क्या प्रॉब्लम है आपको? फाइल आपके सामने है, उसमें लिखा नहीं क्या क्या प्रॉब्लम है? कहते नहीं लिखा है तभी तो पूछ रहा हूँ। मैंने कहा ट्यूमर है लिवर पे। कहते अच्छा। कहते डॉक्टर कौन है? मैंने उन्हें बताया ये डॉक्टर है। कहते ठीक है। तो उन्होंने उसी टाइम वहां से कॉल किया डॉक्टर को और बोला ऐसे आपके पेशेंट हैं यहाँ पे, रजित मारवा, रूम नंबर इससे। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली ट्यूमर डिटेक्ट हुआ है इनके लिवर के ऊपर, लेकिन मैं जो अल्ट्रासाउंड में देख रहा हूँ मुझे कोई ट्यूमर नजर आ नहीं रहा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप रिपोर्ट तैयार करो, इनका सीटी स्कैन करवाएंगे। मेरे को उन्होंने रूम में जैसे भेजा, मैं बाहर गया तो मेरी वाइफ ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा यार अल्ट्रासाउंड हुआ तो है लेकिन उनको ना कुछ नजर नहीं आया। उन्होंने काफी देखा, 2 बारी मैंने कहा उसने अच्छी तरह से किया, उसको कुछ नजर नहीं आया। तो मेरी वाइफ ने कहा चलो बोलो जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो हम रूम में चले गए। रात को दोबारा से आते हैं ये लोग मेरे पास, कहते हैं आपको सीटी स्कैन के लिए लेके जाना है। मैं डर गया था सीटी स्कैन से, क्योंकि जब पहले भी मेरा जो डिटेक्ट हुआ था वो सीटी स्कैन में ही डिटेक्ट हुआ था। मैंने वाइफ को कहा, मैंने कहा यार सीटी स्कैन नहीं करवाना यार, मैंने कहा इसमें ना कुछ आ जाएगा। कहती कि कुछ नहीं आता, आप चिंता ना करो। मैंने कहा नहीं यार, मैंने कहा पहले भी जब कराया था ना तो किसी रिपोर्ट में कुछ नहीं आया था, लेकिन सीटी स्कैन में वो बिल्कुल साफ साफ आ गया था। तो वाइफ ने क्या किया, इसने मुझे गुरु जी का लॉकेट पहनाया धागे में, और मुझे कहा इसको उतारना नहीं है, चाहे आपको कोई कुछ भी बोले आप इसको उतारना मत। बहुत ज्यादा अगर कोई नहीं मानेगा तो आप इसको उतार के अपने हाथ में रख लेना, लेकिन अपने से अलग मत करना। मैंने कहा ठीक है। मुझे सीटी स्कैन के लिए लेके गए। तो जैसे वो मशीन के अंदर डालते हैं पूरा, तो मेरे को उससे पहले उसने बोला कि आपको ये लॉकेट ना उतारना पड़ेगा। मैंने कहा ये लॉकेट तो मैं नहीं उतारूंगा। कहते सर इस लॉकेट के साथ तो स्कैनिंग नहीं हो पाएगी। मैंने कहा इसके बिना मैं करवा नहीं पाऊंगा। कहते मैंने कहा और वैसे भी प्रॉब्लम क्या है, प्लास्टिक का लॉकेट है, थ्रेड के अंदर है, क्या प्रॉब्लम है? कहते नहीं प्रॉब्लम वो कुंडा है। कहते कुंडा तो मेटल है ना। कहते वो मैग्नेटिक फील्ड होता है अंदर पूरा, तो उसमें कहते ये जाके ना उसको चिपक जाएगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा तो मतलब मैं जब नहीं माना तो उन्होंने मुझे कहा, कहते चलो आप एक काम करो फिर, कहते इसको अपनी पीछे घुमा के ना पीठ के पीछे कर लो। मैंने कहा हाँ वो कर लेता हूँ। मैंने पीठ के पीछे कर लिया। तो उन्होंने सीटी स्कैन किया। सीटी स्कैन होने के बाद में मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आपको कुछ नजर आया? तो वो कहते कहते सर सीटी स्कैन के अंदर इतने माइनर पार्टिकल्स आ जाते हैं कि हम ना कुछ आपको बता नहीं सकते कि वो क्या चीज़ है। वो कुछ भी हो सकता है, वो डॉक्टर्स ही आपको बता पाएंगे, हम नहीं बता पाएंगे। तो कल मॉर्निंग में आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, कल मॉर्निंग में आपको डॉक्टर बता देंगे कि क्या है। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं बाहर गया तो मेरी वाइफ ऋतु वहाँ पे खड़ी हुई थी। तो मैंने कहा ऋतु यार हो गया सीटी स्कैन तो, लेकिन डॉक्टर ने मुझे कुछ बताया नहीं। कहती आपने पूछना था, कुछ नजर आया कुछ? मैंने कहा मैंने पूछा, वो कहते बहुत माइनर पार्टिकल्स होते हैं, हम ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते, वो डॉक्टर्स ही बताएंगे। तो मैंने कहा कल सुबह रिपोर्ट आएगी, देखते हैं। तो हम रूम में चले गए। परेशान तो बहुत ज़्यादा था, दिमाग नहीं काम कर रहा था। जिसको पता हो कि उसके पास टाइम ही नहीं है और कभी भी कुछ भी हो जाएगा, वो क्या दिमाग काम करेगा उसका। मैं बड़ा उदास सा बैठा हुआ था बेड पे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तो ये जो डॉक्टर हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं। इनकी पूरी टीम के साथ आते हैं ये, मतलब अकेले कहीं भी नहीं जाते, ये पूरी टीम इनके साथ चलती है। तो इनकी पूरी टीम रूम के अंदर आई। तो आके मुझे डॉक्टर साहब कहते और भाई क्या हाल है? डॉक्टर साहब ठीक हूँ। कहते बैठा क्यों है? मैंने कहा तो क्या करूँ? मैंने कहा तो क्या करूँ? कहते उठो, कहते घूमो, बाहर इतनी बड़ी लॉबी है, कहते जाओ लॉबी में राउंड मारो। ठीक है डॉक्टर साहब कोई बात नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा, कहते वैसे एक बात बताऊं?
कहते तेरा ट्यूमर डिटेक्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं है तेरे को। मैं क्या बात कर रहे हो डॉक्टर साहब? कहते यहाँ कोई ट्यूमर नहीं है तुझे। मेरी वाइफ ने उसी टाइम इतनी तेज तेज बोलना शुरू कर दिया, ऋतु ने, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। डॉक्टर भी देखने लग गया कि ये क्या हो गया। तो मैं भी बहुत खुश हुआ। तो डॉक्टर ने कहा, कहता फिर भी अभी आप वेट करो, शाम को हम 2-3 डॉक्टर्स बैठ के डिस्कस करेंगे, उसके बाद कहते आपको फाइनल रिपोर्ट देंगे। तो शाम को मैं संगत जी फिर वहाँ पे ना मतलब थोड़ा सा मन खुश हो गया, थोड़ा सा ठीक हो गया कि नहीं यार मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बच गया। मैं बाहर निकला, लॉबी में अपना घूमना उमना शुरू किया, मैंने चक्कर काट रहा था। तो डॉक्टर की फिर से पूरी टीम आती है। डॉक्टर सर इसने मेरे को ना पीछे बैक पे टैप करता, मुझे कहता क्या कर रहा है? तो कुछ नहीं डॉक्टर साहब, बस राउंड मार रहा था। कहते कॉन्ग्रेचुलेशन यार, तुझे कुछ भी नहीं हुआ, जा रूम में आ। मैं रूम में गया तो उन्होंने कहा कि फाइनल रिपोर्ट आपकी ये रही, आपको कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब अगर नहीं है कुछ तो फिर डिस्चार्ज दे दो ना यार। कहते हाँ तो ले लो डिस्चार्ज, कल मॉर्निंग में चले जाओ। मैंने कहा ठीक है। तो नेक्स्ट डे मेरे को डिस्चार्ज मिल गया, मैं घर आया। उसके बाद मतलब मेरा मेडिसिन वगैरह तो खैर उन्होंने स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि लिवर में प्रॉब्लम तो थी ही। तो उन्होंने सब शुरू कर दिया था मेडिसिन वगैरह। तो मैं घर आया, घर आने के बाद में मतलब पता नहीं क्या था, जिस दिन मैं मंदिर गया था, तो मंदिर जब मैं गया ना तो वहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ था कि रिक्वायर्ड सेवादास फॉर पार्किंग सेवा, और फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। तो मैंने वो फ़ोन नंबर पता नहीं क्यों फ़ोन में सेव किया था, जबकि मेरे मन में नहीं था कि मेरे को सेवा करनी है या मैं कल को कुछ ऐसा करूँगा। लेकिन फिर भी मैंने उसमें अपने फ़ोन में सेव कर लिया था नंबर। तो घर आते ही मैंने सबसे पहला काम ये किया, मैंने उस नंबर पे कॉल किया। तो एक अंकल ने कॉल उठाया, वो कोऑर्डिनेटर थे पार्किंग के। मैंने कहा अंकल ऐसे मुझे ना सेवा करनी है मंदिर में। उन्होंने कहा क्यों सेवा करना चाहते हो और कब से आ रहे हो मंदिर? मैंने कहा अंकल एक बार ही आया हूँ। कहते एक बार ही आए हो? हाँ जी। कहते गुरुजी के बारे में क्या जानते हो? जी गुरुजी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, बस यही जानता हूँ कि उस जगह में मिरेकल्स बहुत है, ताकत बहुत है, अच्छे बीमार लोग वहाँ के ठीक हो जाते हैं। कहते ऐसा आपसे किसने कह दिया? मैंने कहा मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल। कहते क्या है? तो मैंने उनको सुनाया। तो उन्होंने वहाँ से मुझे रिप्लाई किया, कहते जय गुरु जी। कहते अंकल जब आपको गुरुजी ने इतना ब्लेस कर दिया तो हम लोग कौन होते हैं आपको मना करने वाले सेवा से? कब करना चाहते हो सेवा? मैंने कहा अंकल मंडे मेरा ऑफ होता है, मैं मंडे कर लूँगा। उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ, मंडे को आके मेरे को मिल लो। मैं मंडे को मंदिर गया, उनसे मिला, मैंने सेवा ले ली। मतलब संगत जी जहाँ मेरा ये हाल था कि अगर मैं अपने बेड से उठ के वॉशरूम भी जाता था ना, तो वॉशरूम से आने के बाद में मेरे को फीवर हो जाता था। मेरी बॉडी में इतनी भी पावर नहीं बची थी, इम्यूनिटी इतनी वीक हो चुकी थी मेरी बॉडी की। और जिस टाइम पे मैंने सेवा ली, मैंने 4 घंटे से सेवा करनी शुरू करी मंदिर में। 4 से 8 घंटे करे, 8 से 12 घंटे करे, 12 घंटे कंटिन्यूसली मैंने सेवा करी है मंदिर में। फिर मेरी वाइफ ने, ऋतु ने मंदिर में सेवा ज्वाइन करी। इनकी सेवा लगी गुरुजी के झूले पे। इनकी मतलब अभी तो खैर लॉकडाउन के कारण, ये कोविड वगैरह के चक्कर में ये लोग, इनकी सेवा अभी नहीं हो रही, तो नहीं तो आज भी इनकी सेवा वहाँ पे गुरुजी की झूले पे होती है बाहर कुटिया पे। तो जैसे कि मेरी वाइफ ने कहा था, गुरुजी आप अगर कुछ मिरेकल कर दोगे तो मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी। वो इसने करके दिखाया, आज तक भी कर रही है। चाहे सुबह इसने उठना है मंडे को, आंधी हो तूफान हो जो मर्जी हो, धूप हो 47 डिग्रीज में भी बाहर खड़े होके मार्बल के फर्श पे नंगे पैर सेवा करी है इसने। बारिश में खड़े होके पूरी भीग रही होती है सेवा करी है। ठंड के टाइम पे इतनी ठंड कि पैरों से ठंड चढ़ती थी पूरे शरीर में, तब भी वहां खड़े होकर सेवा करी है। ये तो गुरुजी को हमेशा बोलती है, गुरुजी सेवा लेते रहना। तो इसने मतलब आज भी ये बहुत मन से सेवा करती है। तो उसके बाद संगत जी मेरे को जब सेवा मिल गई तो मैंने 3-4 साल मैंने भी सेवा करी मंदिर में। उसके बाद फिर काम वगैरह के चक्कर में मेरे को सेवा छोड़नी पड़ी, लेकिन मेरी वाइफ ने कंटिन्यू रखी है, अभी भी मंदिर में सेवा करती है। तो फिर मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुजी आपने इतनी मेरे को लाइफ मेरी ब्लेस करी है। तो अब मेरे रेगुलर चेकअप्स वगैरह उसके बाद चलते रहते थे, डॉक्टर्स के पास जाना होता था।
तो रिपोर्ट्स डे बाय डे बेटर होने लग गई, ठीक आने लग गई, काफ़ी रिकवर कर गया। फिर उसके बाद अपना नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन मतलब ये तो एक 2014 जब मैं जुड़ा तो उस टाइम का सत्संग था, तो उस टाइम पे जब ये सब चीज़ें हो गई उसके बाद सब चीज़ें नॉर्मल चल रही थी, तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया, मेरी लाइफ उन्होंने ब्लेस करी, सब लोग बहुत खुश थे, गुरुजी को मानना शुरू हो गए, मंदिर जाना शुरू हो गए, रेगुलर सब चीज़ें हुई। उसके बाद अभी रिसेंटली जो मेरे साथ दोबारा हुआ वो हुआ जनवरी में 2021। मेरी वाइफ यहाँ पे नहीं थी, ये पंजाब गई हुई थी, मेरी मम्मी भी नहीं थी यहाँ पे। मैं अपने रूम में बैठा हुआ था और एकदम से मुझे फिर से वैसे ही अटैक आया और मैं अनकॉन्शियस होकर पूरे घर में घूमना शुरू कर दिया मैंने। मेरे ब्रदर ने मुझे पूछा कि क्या हुआ, कहाँ घूम रहा है, क्या कर रहा है, और मैं बड़ी अजीब सी बातें कर रहा था, बड़ी अजीब से जवाब दे रहा था। तो उसने देखा कि यार कोई प्रॉब्लम है, ये क्या कर रहा है। तो मैंने कहा, वो मुझे जो भी सवाल करता था मैं उसका ना जवाब गलत ही दे रहा था। तो हमारे कज़न है, इसने उनको फ़ोन किया कि यार ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं, उसको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे कर रहा है, क्या करूं। उन्होंने कहा यार एक काम कर, इसको हॉस्पिटल लेके जा, इसको दोबारा से अटैक आया है, तो इमिजिएटली लेके जा इसको। तो ये लोग मेरे को हॉस्पिटल लेके गए। तो मुझे खाली इतना मालूम है कि मैं हॉस्पिटल पहुंचा, मुझे फिट आया और मैं कोमा में चला गया। और मेरी 3 दिन तक मुझे होश नहीं आया, मेरे लिवर पे बहुत ज़्यादा वो जॉन्डिस की वजह से, जॉन्डिस मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जो कि मुझे पता ही नहीं लगा कि इतना जॉन्डिस मेरा बढ़ गया। उसने सीधे लिवर पे अटैक किया, लिवर ने एनीमिया रिलीज़ किया, एनीमिया मेरे ब्रेन में चढ़ गया और मैं कोमा में चला गया। उन्होंने बहुत कोशिश करी डॉक्टर्स ने कि किसी तरह से इसको बचा लें, लेकिन 3 दिन तक जब मुझे होश नहीं आई तो लास्ट में उन्होंने जवाब दे दिया मेरे भैया को जाके कि 99% हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही किसी भी मेडिसिन को, किसी भी चीज़ को। तो हमने बहुत कोशिश कर ली है, लेकिन उसका लिवर रिस्पॉन्स देगा तो हम कुछ कर पाएंगे, लेकिन कहते कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है। तो मेरे ब्रदर ने कहा कि डॉक्टर साहब फिर, कहते फिर मिरेकल ही है, कोई मिरेकल अगर 1% काम कर जाए तो बच जाएंगे, नहीं तो कोई उम्मीद तो है नहीं। 3 दिन तो हो गए, कहते वो उनको होश नहीं आ रही। उस टाइम पे संगत जी, मेरी वाइफ रितु ने जन्नत द्वार हमने ज्वाइन किया हुआ था, जन्नत द्वार में सेवा करते थे। तो इन्होंने जन्नत द्वार में भी बोला कि ऐसा रजित की तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में है, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। तो सब, मैं आपको बता नहीं सकता, पूरा जन्नत द्वार उस टाइम पे हिल गया था। इतनी प्रेयर्स हुई, इतनी प्रेयर्स हुई मेरे लिए। सब जो मुझे नहीं जानते थे वो तक इतना रोए हैं सुन के कि क्या हो गया उनको। सब ने इतनी प्रेयर्स करी हैं, इतनी ज़्यादा प्रेयर्स हुई हैं। रात को 10 बजे स्पेशली मेरे लिए मंत्र जाप चलता था। उस टाइम पे हर किसी ने बहुत साथ दिया मेरा, मतलब जिस टाइम पे, मैं सही बता रहा हूँ, अपने रिलेटिव्स कोई काम नहीं आया उस टाइम पे। जन्नत द्वार, वो परिवार, मेरा गुरु परिवार मेरे काम आया। इतनी प्रेयर्स करी उन्होंने मेरे लिए कि मुझे, कहते हैं ना, वो यमराज के हाथ से छीन के ले आए मुझे ये लोग। और नेक्स्ट डे मेरी वाइफ मेरे से मिलने आई आईसीयू में, मेरे को होश नहीं थी। ये मेरे पास खड़ी हुई, इन्होंने आके मुझे, मेरे मुंह पे जल प्रसाद हल्का सा लगाया। तो जो वहाँ सिस्टर थी उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कुछ नहीं, ये थोड़ा सा प्रसाद है, इनके लिप्स पे लगा रही हूँ सिर्फ। तो जैसे ही वो एक ड्रॉप मेरे लिप्स पे लगी ना, साथ ही मैंने आइस खोल ली। मेरी वाइफ ने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी। इसने कैप के अंदर और जल प्रसाद डाला और मेरे मुंह के अंदर डाला, कहती बोलो जय गुरु जी, जय गुरु जी। ये एक एक ढक्कन डालती रही और मैं कंटिन्यूसली जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी बोलता रहा। फिर मेरी वाइफ ने क्या किया, उस टाइम पे 4 बज रहे थे, 4 बजे हमारा जन्नत द्वार का सत्संग शुरू हो जाता है। तो वो सत्संग शुरू हुआ, तो मेरी वाइफ ने फ़ोन पे ऑन किया, इसने मुझे कहा देखो जन्नत द्वार।
मुझे ना एकदम से माइंड में स्ट्राइक किया कि जन्नत द्वार सुना हुआ है नाम, बहुत सुना हुआ है, बहुत सुना हुआ है। तो मैं ना देखने लग गया, उसने कहा रजित ये देखो हमारा दरबार। तो मैंने देखा, तो मैंने अपना ना हेड उठाया और मैं मत्था टेकने की कोशिश कर रहा था। तो सिस्टर ने बोला कि "अ, आप क्या कर रहे हैं?" तो मेरी वाइफ ने कहा कि सिस्टर वो भजन सुना रही हूँ इनको। तो उन्होंने कहा अच्छा अगर भजन सुना रहे हो तो सुना दो, लेकिन कोई वीडियो वगैरह मत बनाना, अलाउड नहीं है। तो मेरी वाइफ ने कहा आप टेंशन ना लो, मैं वीडियो नहीं बना रही, मैं सिर्फ इनको सत्संग सुना रही हूँ। उन्होंने कहा चलो सुना दो। तो ये फिर ऋतु मेरे को दिखा रही कि रजित ये देखो क्या है। तो मैंने फिर कोशिश करी कि मैं उठूं और मैं मत्था टेकूं। सिस्टर ने फिर ये चीज़ देखी तो उसने कहा प्लीज़ आप बंद कर दो इसको, कहते पेशेंट डिस्टर्ब हो रहा है, वो बार बार उठने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अलाउड नहीं है, आप ये बंद कर दो। तो उन्होंने फ़ोन बंद करवा दिया। अब ये जब बाहर गई उसके बाद ये घर चली गई। तो एक आंटी का इनको ना बार बार कॉल आ रहा था। तो वो आंटी यहाँ पे हमारे पास ही रहती हैं, उनके सत्संग वगैरह होते हैं, बहुत कनेक्टेड सोल है, बहुत प्योर सोल है, बहुत मेडिटेशन करती हैं वो, और गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन है उनका, बातें करती हैं गुरु जी से। उनका कॉल जन्नत द्वार की हमारी एक बहुत अच्छी सेवादार है गुरजीत, उनको गया। उन्होंने कहा गुरजीत मैं ऐसे ऋतु को बहुत कॉल्स कर रही हूँ, मेरी कॉल उठा नहीं रही है, रजित के लिए एक मैसेज है, मुझे उसको देना है, तो किसी तरह से मेरी ऋतु से बात करा। उन्होंने ऋतु को कॉल किया कि ऋतु आंटी ऐसे ऐसे आप इनको जानते हो, इनको प्लीज़ कॉल करो, ये आपसे बात करना चाहते हैं। तो इसने जब कॉल करी तो आंटी ने कहा कि कुछ नहीं होगा रजित को, तो चिंता ना कर, टेंशन ना ले, गुरुजी आज मेडिटेशन में मैं गुरुजी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप बर्फ़ी लो, बर्फ़ी आपके अपने रजित के हाथ से लगवानी है और गरीबों में देनी है, और ये काम आपने अभी करना है। उस टाइम पे संगत जी मेरे ख्याल से 10 बज रहे थे रात को। तो रितु ने कहा कि आंटी 10 बज रहे हैं, एक तो आईसीयू का टाइम नहीं मिलने का, ऊपर से बर्फी आईसीयू के अंदर ले जाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कहती एक पानी की अगर एक बूंद लेके जानी हो तो वो ले जाने नहीं देते, तो आप कह रहे हो कि बर्फी लेके जाऊं मैं आईसीयू के अंदर, कैसे ले जाऊं, कोई और रास्ता बताओ। तो मेरी वाइफ ने बोला, कहती ये काम करते हैं हम ना पैसे रख देते हैं मंदिर के अंदर, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं उन्हीं पैसों से बर्फी लेके बांट दूंगी। पहले तो उन आंटी ने कहा कि चलो ठीक है आप ना ऐसे कर लो, लेकिन फिर पता नहीं क्या उन्होंने कहा नहीं ऋतु तू वो बर्फी ले, अगर गुरुजी ने मेरे को बोला है तो रास्ता भी उन्होंने बनाया है। मेरी वाइफ ने कहा आंटी ये पॉसिबल है ही नहीं। कहते मैं कह रही हूँ ना तू कर, अगर गुरुजी ने मैसेज दिया है तो रास्ता भी वो ही बनाएंगे, वो बर्फी हॉस्पिटल में जाएगी, आईसीयू के अंदर भी जाएगी, वो हाथ भी लगाएगा, सब कुछ होगा। मेरे मामा जी आए हुए थे पंजाब से, तो मेरी वाइफ ने मेरे मामा जी को बोला कि ऐसे ऐसे मामा जी क्या करूँ अब मैं, तो वो भी काफ़ी रिलीजियस है, काफ़ी मानते हैं वो। तो उन्होंने कहा, कहते कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है ना तो मैं बर्फी लेके जाता हूँ। उन्होंने ली और वो और मेरा नेफ्यू ये हॉस्पिटल पहुंचे। पहले तो एंट्री ही नहीं करने देते कि इतनी रात को आप लोग जा रहे हो, इनको किसी ने नहीं रोका, सीधे ऊपर के आईसीयू में आए। तो वहाँ गार्ड खड़ा हुआ था, इन्होंने गार्ड को बोला, तो गार्ड एक तरह से ना हंसने लग गया, कहता कैसी बात कर रहे हो, कहते ये बर्फी कैसे आप अंदर ले जा सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने कहा, कहते बहुत रिक्वेस्ट करी उसको गार्ड को, वो नहीं माना। मामा जी वापिस आए, इन्होंने कहा यार वो तो मान नहीं रहा, क्या करें। तो मेरे नेफ्यू ने कहा मैं जाता हूँ, मैं बात करके आता हूँ। तो ये इसने कहा भैया आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है, किसी की जान बच जाएगी, हम नहीं जाते, आप ही ले जाओ बर्फी अंदर, उनका खाली हाथ लगवा के ले आओ बाहर। तो पता नहीं उसके भी गार्ड के माइंड में क्या आया, उसने कहा आप 1 मिनट रुको। वो अंदर गया, जाके उसने नर्स से बात करी, उसने कहा उनको भेज दो अंदर। वो बाहर आया, कहता जाओ आपको आप ले जाओ अंदर। ये लोग आप बिलीव करिए बर्फी लेके अंदर आए हैं। नर्स ने इनको अंदर आते ही बोला, कहते दिस इज द फर्स्ट टाइम एंड द लास्ट टाइम कि ऐसा इस हॉस्पिटल में कुछ हुआ है कि आईसीयू के अंदर इतनी रात को आप उन बर्फी लेके आए हो। कहते आप प्लीज जो करो जो करना है फटाफट से। तो मेरे मामा जी ने मेरा हाथ लगवाया, उन्होंने मुझे बोला, मैंने आंखें खोली तो उन्होंने मुझे कहा मैं कौन हूँ, मैं किसी को पहचान नहीं रहा था। तो
मैं पहले उनको देखता रहा, मैंने कहा नवल भैया। तो मेरे को सिस्टर ने बोला कि पापा हैं आपके ये। मैंने फिर देखा, मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने कहा ये नवल भी हैं। तो उन्होंने सिस्टर को पूछा ये ठीक बोल रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ ठीक बोल रहे हैं। कहते अच्छा, तो उन्होंने नोट कर लिया कि मतलब पेशेंट ने रिस्पॉन्ड किया और ठीक रिस्पॉन्ड किया, पहचान लिया उन्होंने। तो बस उसके बाद फिर इन्होंने बर्फी वगैरह दे दी, जैसे उन्होंने गुरु जी का हुक्म था वैसा किया इन्होंने। और उस टाइम पे मतलब इतनी प्रेयर्स हुई, इतना सब कुछ हुआ, जन्नत द्वार ने इतना कुछ किया मेरे लिए। मतलब मैं तो सच बता रहा हूँ, जितना बोल सकूं उनके लिए उतना कम है। सब लोग जितने सेवादार हैं, डोलमा, गुरजीत, रूपसी, शिवानी, शिल्पी, साक्षी, किटी, ऋतु, सब हैं, मीनू आंटी, यश, दीपिका, मीनल, सोनल, गिन्नी, गरिमा, प्रतीक भैया, सबने बहुत प्रेयर्स करी, सबने बहुत कुछ किया। लेकिन एक चीज जो मैं अपनी जिंदगी में नहीं भूल सकता, कभी कभी नहीं भूलूंगा, वो प्रेयर्स थी राधिका राकेश डोगरा की तरफ से, जो हरिद्वार में रहती हैं। मुझे जानती नहीं थी, कभी मेरी उनसे बात नहीं हुई। हाँ, सिर्फ ये था कि जैसे सत्संग में जाते थे हम लोग लाइव, उसमें सुखमनी जी साहब जी के पाठ में या इवनिंग सत्संग में, तो वहां देखता था मैं कि ऐसे एक आंटी हैं ये। संगत जी वो उस टाइम पे खुद हॉस्पिटल में थी और उन्होंने वहां से कॉल करके ये बात बोली थी कि मैंने गुरुजी से प्रे करी है, अरदास करी है कि गुरुजी मेरी लाइफ के कुछ साल कम कर दो और वो रजित भैया को दे दो। मतलब इतनी बड़ी बात बोलनी, जिनको मैं जानता भी नहीं, जिनसे कोई जान पहचान नहीं, जिनको मैं मिला नहीं, कभी बात नहीं हुई, उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी। कहते पता नहीं मेरे दिल से ये चीज निकलती है कि वो मेरे भाई जैसे हैं। ये चीज मैं कभी अपनी लाइफ में नहीं भूलूंगा। फिर उसके बाद संगत जी मेरे को होश आया, मेरे को इन्होंने रूम में शिफ्ट किया। तो डॉक्टर आते थे तो मजाक भी करते थे काफी मेरे साथ। मुझे आके कहते एक दिन कि तूने ये गले में क्या पहना हुआ है? मैंने कहा ये ना हमारे गुरुजी हैं। कहते दिखा। मैंने दिखाया। कहते ये वही है ना वो छतरपुर वाले? मैं हाँ जी वही हैं। कहते वो जो खाना भी खिलाते हैं? डॉक्टर साहब खाना नहीं खिलाते, लंगर प्रसाद होता है वो कहते वही? मैंने कहा वही है। कहते बहुत सुना इनके बारे में? कहते मानते हो इनको? मैंने कहा। कहते इन्होंने ही बचाया है तेरे को बेटे। कहते नहीं तो अपनी वाइफ को या अपने भाई से पूछियो कि तेरी हालत क्या थी। कोई उम्मीद नहीं थी कहते ज्यादा। कहते अभी तेरे को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन पूछियो जरूर उनसे, और तेरे को बचाने वाले ये तेरे गुरुजी हैं, और कहते कोई तेरे को बचा नहीं सकता था इनके अलावा। इतनी मेहर करी गुरुजी ने, इतनी कृपा करी, दोबारा मेरे को लाइफ बख्शी, दोबारा मेरे को ठीक किया। कितना शुक्राना करूं गुरुजी का, उतना कम है। उसके बाद संगत जी ये तो मेरे दो सत्संग जो मेरे पर्सनली थे वो हुए। उसके बाद भी गुरुजी ने टाइमली इतनी ब्लेसिंग्स भेजते रहते हैं, इतना करते हैं। अभी रिसेंटली होली पे मेरी वाइफ को एक आंटी का फोन आया जो कि पारुल आंटी हैं। उनका कॉल आया और उन्होंने मेरी वाइफ को बोला कि मुझे आंटी आपसे ना पेंडेंट चाहिए गुरुजी की। तो मेरी वाइफ ने कहा, रितु ने कहा कि आंटी पेंडेंट मैं आपको दे दूंगी, आप मुझे एड्रेस दे दो, मैं कोरियर कर दूंगी। तो उन्होंने कहा देखो रितु, मैं मांगने को ना किसी से भी मांग सकती थी, मेरे को जन्नत द्वार में सब जानते हैं, लेकिन मेरे को गुरुजी का हुक्म हुआ है, उन्होंने मेरे को ड्रीम में आके पर्टिकुलरली तेरा नाम लिया है। और कहते मैं एक्चुअली मंदिर गई थी, मेरी बेटी बहुत डरती है रात को, तो कहते मैं मंदिर गई थी, वहां मेरे को लॉकेट नहीं मिला। उन्होंने कहा ड्यू टू कोविड हमने ये बंद कर रखी है सेवा। तो कहते मैं वापस आ रही थी, बड़ी उदास थी। कहते मैंने कहा गुरुजी आज अपनी बेटी को अपने घर से आपने खाली हाथ भेज दिया। कहते तो वो मेरे ड्रीम में आया, उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे आप तेनू की चाहिए है? कहते मैंने कहा गुरुजी लॉकेट चाहिए है। कहते तू रितु ਨੂੰ ਮੰਗ, रितु तेनू देगी। तो कहते उन्होंने पर्टिकुलरली आपका नाम लिया, तो इसलिए मैंने आपको कॉल किया। मेरी वाइफ इतना रोई, उसने कहा गुरुजी ने इतना सोचा मेरे बारे में। तो इसने उनको लॉकेट भिजवा दिया। तो वहां से हमें रात को मैसेज आता है कि
courier boy is on the way and you will be getting your parcel within half an hour. तो मेरी वाइफ ने कहा ये क्या है? मैंने कहा ये क्या है? मैंने कहा तो कोई पार्सल आ रहा है। तो मैंने कहा ये किसने भेजा होगा? मैंने कहा ओहो, मैंने कहा ये तूने वो, मैंने कहा पारुल आंटी को कोरियर किया है ना वो लॉकेट्स वगैरह, तो मैंने कहा उन्होंने लगता है कुछ भिजवाया है तेरे लिए। उतने में डिलीवरी बॉय आता है, उसने एक बॉक्स पकड़ाया, बॉक्स के अंदर, होली का टाइम था, होली से मेरे ख्याल से शायद 2 दिन पहले, उसके अंदर गुजियां, शिव परिवार पूरा, सिंदूर, चूड़ियां, तिलक, पिचकारी, बाल्टी, गुलाल, ये सब चीज़ों का पैक। तो मेरी वाइफ ने उसी टाइम फ़ोन किया पारुल आंटी को, तो उन्होंने कहा कि ऋतु अब मैं तेरे को बताती हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। कहते मेरे को ना बार बार ड्रीम के अंदर मेरा एक्सीडेंट नजर आता था कि मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया। कहते मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप क्यों मुझे बार बार ये चीज़ दिखाते हो कि मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया? कहते तो गुरुजी ने मुझे बोला कि ये मैं तेरे को इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि तूने मेरा स्वरूप अपनी गाड़ी में ठीक से नहीं लगा रखा, पहले मेरा स्वरूप तो ठीक करके लगा। कहते पारुल आंटी मैंने उनको बोला गुरुजी मैं की करा हूँ, चिपकान वाला स्वरूप है, मगर जदों भी स्पीड ब्रेकर आंदा या गड्ढे च जांदी है गड्डी तो वो गिर जाता है। कहते कोई नहीं, तू एक कम कर, उदी जगह ना ऋतु ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੈਨੂੰ हैंगिंग वाला स्वरूप देगी, तू ਉਹ ਟੰਗ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੋਰ ਕਰੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੂੰ ऋतु ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਈਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਭੇਜੀ ਹੈ, होली की। तो कहते उन्होंने मेरे को ये सब चीज़ें बताई, तो ये सब चीज़ें कहते मैंने इकट्ठी करी मार्केट से, और उन्होंने 2 लोगों का नाम लिया। उन्होंने कहा एक तो ऋतु को दे दी कि गुरुजी ने दिवाली होली भिजवाई है, और एक साक्षी को दे दियो। तो वो कहते मुझे ना रिकॉल करने में टाइम लग गया कि कहते मैं एक मेरी साक्षी फ्रेंड भी है। कहते तो उन्होंने ये बोला कि साक्षी ने कही उदे फादर की तरफों होली दिया ब्लेसिंग्स है। कहते तो उस टाइम पे ना मैं कहते सोच रही कि ये किसके लिए भेजी है, साक्षी 2 हैं, कौन सी साक्षी हो सकती है। कहते मुझे टाइम लग गया रिकॉल करने में। कहते मैंने कहा उन्होंने ये कहा था कि उदे फादर साहब दे तरफों है। कहते तो मुझे पता लगा कि साक्षी के फादर को अभी थोड़ा टाइम पहले ही गुरुजी ने अपने शरण में ले लिया। तो कहते मैं एकदम से मैंने रिकॉल किया और मैंने कहा ओहो ये तो उसके लिए, क्योंकि उसके फादर नहीं है साक्षी के, तो उसके फादर ने भिजवाई है ये होली की ब्लेसिंग्स साक्षी के लिए। तो वो फिर साक्षी को हमने भिजवाई, उन्होंने देखे गए, कहते ये साक्षी को भिजवानी है। साक्षी भी इतना रोई, कहती इतना ब्लेस्ड फील किया उसने कि मेरे पापा ने मुझे होली की ब्लेसिंग्स भिजवाई हैं। तो गुरुजी ऐसे टाइमली आके ब्लेस करते रहते हैं, टाइमली कुछ ना कुछ होता रहता है। तो मतलब काफ़ी कुछ होता है। एक बार तो मेरे को ऐसा भी ड्रीम आया कि मैं बड़े मंदिर जाता हूँ और बड़े मंदिर में शक्ति कपूर खड़े होते हैं। ये मुझे कहते हैं कि मैं यहाँ पे आया हूँ, और शिव जी बने होते हैं बहुत बड़े से। तो वो कहते हैं मैं यहाँ पे आया हूँ पूजा करने के लिए। अंदर जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। तो ये शक्ति कपूर मुझे कहते हैं सुखमनी साहब जी का पाठ होगा। तो मैं उन्हें कहता हूँ वो तो बहुत लंबा पाठ है, इतनी देर हम लोग बैठ पाएंगे यहाँ पे? तो वो मुझे कहते हैं कोई बात नहीं, अगर तू इतनी देर नहीं भी बैठ पाएगा ना, तू 6 अष्टपदी जरूर अटेंड किया कर। तो वो भी एक गुरुजी का मैसेज था मेरे को, जो उन्होंने शक्ति कपूर के थ्रू दिलवाया था। और कहते हैं कि ऐसे जब भगवान सीधे सामने नहीं आ सकते तो किसी न किसी सेलिब्रिटी के थ्रू हमें मैसेज भिजवाते हैं। तो तब से संगत जी मैं सुबह उठता हूँ तो जो जन्नत द्वार पे हमारा 3 बजे सुखमनी साहब जी का पाठ होता है अमृत वेला का, उसमें मैं 6 अष्टपदी जरूर अटेंड करता हूँ। वैसे तो पूरा ही करता हूँ, लेकिन अगर कभी बाय एनी चांस नींद भी आ रही हो ना, तो मैं 6 अष्टपदी सुने बिना नहीं सकता, जरूर सुनता हूँ। तो गुरुजी ऐसे ही सबको ब्लेस करते रहते हैं, ऐसे ही के टाइमली गुरुजी को पता है कैसे ब्लेस करना है कैसे नहीं करना। जितना शुक्राना करे गुरुजी का उतना कम है। हमारी लाइफ में गुरुजी आए, हमारी लाइफ बदल गई। बाकी संगत जी एक रिक्वेस्ट आपसे, आजकल जो टाइम इतना खराब चल रहा है, इस टाइम पे अरदास करिए, प्रेयर करिए सब उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, जो लड़ रहे हैं कोविड से, जो हॉस्पिटल्स में आईसीयूज में हैं, घरों में है, ऑक्सीजन की कमी है, पीपल आर डाइंग लाइक एनीथिंग। इतना सुन के बहुत मन परेशान होता है। लेकिन गुरुजी हैं, सब लोग अरदास अगर करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो जरूर सुनेंगे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। वंस अगेन थैंक यू सुरेश अंकल, मुझे आपने मौका दिया अपना ये सत्संग शेयर करने का। गुरु जी की ब्लेसिंग्स सबको मिले, गुरु जी का हाथ सब पे बना रहे, जन्नत द्वार को गुरु जी ब्लेस करें हमेशा, सब सेवादारों को ब्लेस करें हमेशा, सब लोग खुश रहें, सब इकट्ठे रहें, प्यार से रहें और सेवा गुरु जी हमें बख्शते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, सो डिवाइन सत्संग, मतलब मेरे आंसू निकल गए, मैं इतनी जल्दी नहीं वो होती अंकल। वाकई आपके लिए तो मैं ये कहूंगी, जाके रखो साइया, मार सके ना कोई। सो गुरु जी ब्लेस्ड यू, उन्होंने खुद आके आपको ब्लेस करा है वाकई। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और लिटरली मैं आपको आज अभी बिल्कुल छोटा संगत है, मैं बड़े दिन से सुखमनी साहब पूरा नहीं कर पा रही थी, 2 पेयर दिए, तो मैं गुरु जी को कहती, गुरु जी माफ करना, मन से चाहे मैं 2 पढ़ूं, पढ़ना जरूरी है मेरे लिए। तो देखो आज उन्होंने मुझे आपके थ्रू मैसेज दिलवा दिया 6 पढ़नी है। सो मतलब दिल से उनसे कुछ भी कहो ना, छोटी सी चीज भी कहो, वो यूं आंसर्स दे देते हैं। सो थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। वी आर सो ब्लेस्ड यू आर हियर। एंड जन्नत द्वार वाकई एक संग, मतलब मैं कहती हूँ पता नहीं कितनी संगत को वो ब्लेस कर रहा है और उससे कितनी शक्ति मिलती है। जो दरबार होता है, इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती है, मन नहीं करता दरबार हटाने का, लगता है वही चल के हम पूरा पाठ करें। सो थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू। आप अगेन आइएगा। सुरेश अंकल, ओवर टू यू प्लीज। जय गुरु जी, सत्संगत जी। रजत जी, आपका सत्संग बहुत ही सुंदर था। आपने बहुत सुंदर शब्दों में अपना ये जो जर्नी सुनाई गुरु जी के बारे में, और अपना जो सत्संग सुनाया आपकी बीमारी के बारे में, और कैसे गुरु जी ने आपको ब्लेस किया, और कैसे ऋतु बेटी ने भी काफी जो है सेवा कर रही है मंदिर में। बहुत आप दोनों बहुत ब्लेस्ड हो। बाकी जो राधिका बेटी है, वो तो मेरी बेटी है, राधिका राकेश डोगरा, सच्ची। और उनके अभी भी जब भी कभी कोई दुख सुख होता है तो मैं उनको पहले शेयर करता हूँ। अभी इस टाइम वो धर्मशाला में है, धर्मशाला में गई हुई है, और अपना मेरी उनसे डेढ़ बात होती है। और ये जो आपने वीडियो देखी थी, ये वीडियो भी उन्होंने बनाई थी, लेकिन आज वो खुद किसी कारणवश आने। हाँ, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी जो जन्नत द्वार के बारे में कहूंगा कि जन्नत द्वार बहुत ही अच्छी सेवा कर रहा है गुरु परिवार के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ, गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ कि और अच्छे तरीके से जन्नत द्वार अपने आप को आगे बढ़ाए, और आप बहुत ब्लेस्ड हो। दोबारा मैं आपको बुलाऊंगा जरूर, गुरु जी आपको जरूर बुलाएंगे दोबारा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना। बेटी को आशीर्वाद। और टू कनिका आंटी। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम शुक्राना भजन चलाएंगे, उसके बाद हम सब लोग गुरु जी से आज्ञा लेंगे कल मिलने के लिए। सो निमेश अंकल, प्लीज ओवर टू यू। जी गुरु, जय गुरु जी। जो नीत सच्ची नावी अखों ना वेखे दुनिया, बेसुरा कंठ सुरगा पत्तियां दी फौज गुरु जी ऐना कर दिया याद तुहानू रोज गुरु जी। सानू तुहाडा ही सहारा, ना कोई तुहाडे तो प्यारा। सानू तुहाडा ही सहारा, ना कोई तुहाडे तो प्यारा। कल सुपने च हो, कल सुपने च मिले हो गई मौज गुरु जी।
बचाया सी। दुख तकलीफा मैनू घेरा जदों पाया सी, नाम तुहाडे ने ही मैनू गुरु जी बचाया सी। दिसदा नहीं सी जदों कोई राह मैनू जी, तुहाडे वचनां ने मैनू रस्ता दिखाया सी। वो साखी कर दिती हर एक औख गुरु जी, सानू कर दिया याद असी रोज गुरु जी। वो जिन्नी रुख उत्ते पत्तियां दी फौज गुरु जी, इन्ना कर दिया याद तुहानू रोज गुरु जी। गली मोहल्ले शहर में सारे नाम मेरे सतगुरु का गारे, बिना गुरु के कोई कुछ ना, मैं भी तुम भी उनके सहारे। गली मोहल्ले शहर में सारे नाम मेरे सतगुरु का गारे, बिना गुरु के कोई कुछ ना, मैं भी तुम भी उनके सहारे। तुसी तां हो रब में हाजतमंद हां, तुहाडे तो बनाया होया कोई एक रंग हां। तुसी तां हो रब में हाजतमंद हां, तुहाडे तो बनाया होया कोई एक रंग हां। थोड़ी जे पनाह मैनू पैरा हेठ दे दो जी, मैं भी तां गुरु जी तुहाडा ही एक अंग हां। हो कदे डिग्गीए तां तुसी लैना बोझ गुरु जी, तुहानू कर दिया याद असी रोज गुरु जी। हो जिन्नी रुख उत्ते पत्तियां दी फौज गुरु जी, इन्ना कर दिया याद तुहानू रोज गुरु जी। सानू तुहाडा ही सहारा, ना कोई तुहाडे तों प्यारा। सानू तुहाडा ही सहारा, ना कोई तुहाडे तों प्यारा। कल सुपने च मिले हो गई मौज गुरु जी, इन्ना कर दिया याद तुहानू रोज गुरु जी। हो जिन्नी रुख उत्ते पत्तियां दी फौज गुरु जी, इन्ना कर दिया याद तुहानू रोज गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। मैं सभी संगत को यही अरदास करूंगी कि सबके लिए अरदास करें, सब अपने घरों में सुरक्षित रहें, सही रहें। आप सब अपना ध्यान रखिए, जितना हो सके बानी सुनिए, शब्द सुनिए, पाठ करिए और नाम जपिए। थैंक यू संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगन जूम प्लेटफॉर्म के सभी सेवादारों की तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। अब हम सब आज्ञा लेंगे। निमेश अंकल सबको अनम्यूट कर देंगे। सो कल आने के लिए आज गुरु जी से इजाजत लेंगे। जय गुरु जी। 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 शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज्ञा गुरु जी। बाबा गुरु जी। धन धन गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। गुड नाइट गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।